हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह द बेस्ट स्टडी पर आपके लिए एमपी टेट, यूपी टेट, वी टेट व सभी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ और जिससे परीक्षा में आने की 100% संभावना है और यह आपको सफलता की एक कदम जरूर बढ़ाएगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हुए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिसमें पेडागोजी भी सम्मिलित है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंड है। बी, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। सी, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। डी, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बी, सी और डी तीनों ही सही है। इसका अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भाषा के 4 अंग होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? दोस्तों, इसमें समास पूछा है। समास के बहुत से ट्रिक्स है, वीडियो हैं, आप उनको देखिएगा। समास, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। रघुपति शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे कि द्विगु में संख्यावाची होता है, द्वंद्व में समायोजक चिन्ह लगा होता है, समाहार होता है और कर्म में विशेषण और विशेष होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करती हो। पहला है राधा, यमुना, कोयल। दूसरा है काली, कोयल, रात्रि। तीसरा है यमुना, रुक्मिणी, राधा। चौथा है रुक्मिणी, कोयल, रात्रि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राधा, यमुना और कोयल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है, सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ युग्म है। दोनों सुरभि है दोस्तों, एक सुरभि और एक सुरभि। तो इसका सही युग्म क्या होगा? पहला, गाय, कमल, सुगंध, गंगा, सुगंधित, दूध, सुगंध, गाय। दोस्तों, पहले सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित और दूसरे सुरभि का अर्थ होता है गाय। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुगंध और गाय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 पर, यण संधि क्या उदाहरण है? अभ्यर्थी, नवोढ़ा, शुभेच्छा, प्राप्तोदक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यर्थी। अब इधर अर्थी, अभ्यर्थी, ये यण संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चे की भाषा होती है। कैसी होती है बच्चे की भाषा? जटिल, सरल, अपने आप में अपूर्ण, अपने आप में पूर्ण। तो दोस्तों, प्रत्येक बच्चे की भाषा क्या होती है? अपने आप में पूर्ण होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में है कि पहला, उसके अभाव में पाठ्य पुस्तक अपूर्ण होती है। दूसरा, वे बच्चों को निर्देश कर देते हैं उन्हें किस सीमा तक कार्य नहीं करना है। तीसरा, वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। चौथा, वे भाषा का प्रश्न पत्र बनाने का एकमात्र आधार है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताएं। इसका सही जवाब होगा
वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ये है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बी, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। सी, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। डी, गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार ही उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व देना है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। बी, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। सी, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। डी, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सिखाना कि वे दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता का अंतर व विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? पहला, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिसमें विभिन्न भाषा की अलग अलग छटाएं हों। बी, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। सी, केवल कहानियां अथवा कविताएं। डी, विदेशी साहित्य की रचनाएं। तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसी रचनाएं जो परिवेश के बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। चलिए बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बदे बनाए जवाब दें। दूसरा, सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। बच्चे सवालों के बदे बताए जवाब न दें। तो दोस्तों भाषा शिक्षा में बच्चों से शिक्षक यही अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बदे बताए जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होती है? सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा समान हो सकती है। सदैव समान नहीं होगी, सदैव अलग भी नहीं होगी, लेकिन समान हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव समान होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। इसमें है दोस्तों सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में प्रश्न पूछा है। परीक्षा में अकर्मक और सकर्मक क्रिया से एक प्रश्न अवश्य ही आता है, ये 100% लिख कर ले लीजिए। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना, रोना। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। लेना भी सकर्मक है। खाना भी सकर्मक है। रोना
रोना दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है। रोना अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रोना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री और पुरुष में प्रयुक्त समास है अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है, द्विगु संख्यावाची होता है। और द्वंद्व में यो समाहार होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। अतः स्त्री और पुरुष में योजक चिन्ह लगा है, ये द्वंद्व समास है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप, पयोर। दोस्तों जैसा कि देखने से ही समझ में आ रहा है, मनोकुल, मनस्ताप और पयोर ये विसर्ग संधि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वार विसर्ग संधि नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे को यदि हमारा चैनल थोड़ा भी पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा अगला आने वाला वीडियो आपको अवश्य मिले। हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।